नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, तो उन सभी विषय को क्रैक करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री विषय के सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए चैनल को लिंक आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलर फोरम ऐप का और फिलर फोरम वेबसाइट का, दोनों ही माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल फिलर फोरम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी कोई अपडेट आए इसके ऊपर तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ठीक है, तो ये तो था चैनल के बारे में। अब हम अपनी तरह क्लास में देख लेते हैं साथियों। हमारा मॉडर्न इंडिया चल रहा है, लास्ट मोमेंट पे हम चल रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट, एग्जाम के का समय नज़दीक आता जा रहा है, इसलिए हमारा भी लास्ट मोमेंट चल रहा है टॉपिक जो है। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी सी बचेगी, उसको और कराएंगे हम। मई एंड तक आपका सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा। फिर मिड जून में आपके एग्जाम शुरू होंगे, उससे पहले मई के एंड के बाद और एग्जाम से पहले आपका PYQ MCQ सीरीज वगैरह चलेंगी। एक मिनट साथियों, क्या तकलीफ है। हाँ, तो हम जरा अपने क्लास में देख लेते साथियों, हमारे क्लास में क्या चल रहा है। तो क्लास के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खिलाफत व असहयोग आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये हमारा टाइम पीरियड साथियों 1900 लेकर नोट कर लीजिए, 1919 टू 1922, 1919 से लेकर के 1922 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है 3 सालों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्यों? क्योंकि यहाँ ये 1919 का जो साल था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से कई चीज़ें निकल करके आई। क्या क्या निकल करके आई बताते हैं आपको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया 1918 के बाद में। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लागू हुआ 1919 के अंदर, जिसको बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, और वही जो उसमें हुआ था, क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जिसके कि लीडर थे सर क्या बोलते हैं, रोलेट करके। ठीक है, तो रोलेट एक्ट बनाया था। रोलेट एक्ट के विरोध के अंदर हुआ जो जल सभा हुई थी, वो जलियांवाला बाग हुआ, हत्याकांड हुआ, तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप सभी को। और इसी वजह से पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था, मार्शल कानून बना दिया था। तो लोग इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। ये कुछ ऐसी हरकतें थी ब्रिटिशर्स की, इस वजह से लोगों का उभार हो गया था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, इसकी उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी थी ब्रिटिशर्स ने। और क्या बोलते हैं, जनरल डायर को वापस बुला लिया गया था इंग्लैंड के अंदर। हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसका विरोध किया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसका बचाव किया। वह एक अखबार था, कौन सा था, पोस्ट करके। ठीक है, उसने 30,000 पाउंड इकट्ठा करके किसको दिए थे, क्या बोलते हैं, जनरल डायर को। लोगों ने इकट्ठा अमाउंट और इकट्ठा किया, उसको पेंशन भी मिली और 26,000 पाउंड अमाउंट और मिला, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट दिया था, मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको, किपलिंग रूडियार्ड करके एक हिस्टोरियन और राइटर हुए थे उन्होंने। ठीक है, तो ये हुआ था। हंटर कमीशन बनाया गया, फिर इसको जलियांवाला बाग की क्या बोलते हैं वो देखने के लिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, उसकी पैरवी करने के लिए उसके ऊपर एक आयोग बना गया, हंटर कमीशन जिसको बोला गया। ठीक है, 1919 का एक्ट लागू हुआ 1919 में ही, जिसको भारत सरकार अधिनियम बोला गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बोला गया, वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आप सभी को। और लखनऊ समझौता हो गया था साथियों लीग में, और क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग में तो खैर पहले ही हो चुका था, लखनऊ समझौता भी हो गया था इनके बीच में। तो फिर ये पूरा मामला इस हिसाब से चला था। तो ये 1919 का साल और इसी के समकालीन जो ये चीज़ें सारी हुई थी, जो कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट का आधार बनी। इंट्रोडक्शन लिया हमने कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का ये चीज़ें आधार बनी थी उसके। और आगे क्या हुआ फिर, खिलाफत मूवमेंट क्या था, तो कि तुर्की का जो खलीफा था ना, देखिए साथियों क्या होता है, इस्लामिक जगत के अंदर पैगंबर मोहम्मद जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, कि मोहम्मद पैगंबर इनका नाम था, उनके जो उत्तराधिकारी हुए थे उनको खलीफा बोला गया। ठीक है, मोर देन 30 खलीफाज हुए हैं, 33 या 30 से ज़्यादा खलीफा हुए हैं अलग अलग डायनेस्टी में। पहले खिलाफत चलती थी आपके बगदाद से, बगदाद के बाद फिर चली गई थी मिस्र में कुछ समय के लिए, और बाद में अलग अलग जगहों होती हुई लास्ट में आ गई थी। खिलाफत का अड्डा हो गया था मेन आपका तुर्की, आज का टर्की जिसको कह देते हैं आप लोग।
ठीक है। तो वहाँ से खिलाफत हुई थी। खलीफा जो था राजतंत्र का शासन था, राजशाही शासन था। और खलीफा चूंकि धार्मिक गुरु था इस्लामिक जगत का, तो इस लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी खलीफा के साथ। और जब सेकंड 1912-13 का जो बाल्कन का युद्ध हुआ, तो खलीफा ने सहायता मांग और ब्रिटेन ने सहायता मांगी थी खलीफा से। खलीफा ने सहायता देने से, तुर्की ने सहायता देने से इनकार कर दिया था। यही कारण था कि ब्रिटेन के और संबंध इससे क्या बोलते हैं, तुर्की से बिगड़ गए थे। ब्रिटेन रोमन एम्पायर था, उपनिवेश था ब्रिटेन, और क्या बोलते तुर्की एक प्रकार से उसका ब्रिटेन का। तो ये कुछ कारण रहे थे इस्लामिक जगत में, और ना केवल इस्लामिक जगत के साथ बल्कि इंडिया के मुसलमान और पूरे वर्ल्ड के मुसलमान ब्रिटिशर से नाराज हो गए इस मुद्दे पर लेकर के, क्योंकि उनका बिहेवियर ठीक नहीं था तुर्की के खलीफा के साथ में। ठीक है, तो इन्होंने मांग की, तुर्की का खलीफा सेकंड वर्ल्ड वार का मैंने बता दिया आपको, तुर्की का खलीफा था जिसकी वजह से खिलाफत आंदोलन का वो हुआ। और मांगे क्या की थी, लोगों ने मांग की इनसे, ब्रिटिशर से, कि खलीफा की पुनर्स्थापना की जाए। खलीफा को जो राजगद्दी से हटाने का इनका जो प्लान था ब्रिटिशर्स का, इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था लोगों ने कि, और लोगों की मांग थी कि खलीफा की पुनर्स्थापना की जाए, जैसा उसका ऑलरेडी राजशाही जो चली आ रही परंपरा उसको ना छेड़ा जाए, उसको वैसे बरकरार रहने दिया जाए। एक दूसरी क्या थी कि अधिक भू क्षेत्र प्रदान किया जाए खलीफा को। खलीफा को जो जमीन, देखो जाते क्या होता है जब दूसरा राज्य एक राज्य पर शासन करता है तो वो अपने हिसाब से मैनेज करता है चीज़ों को, बंटवारा करता है शासन का, सत्ता का, क्षेत्रों का, कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, अपने अकॉर्डिंग करता है। तो उससे क्या कि उस समाज के अंदर जो कि समाज जो दबा हुआ समाज है जिसके ऊपर शासन किया जाता है, वो समाज उसका ताना बाना बिगड़ जाता है, सामाजिक अर्थव्यवस्था उसकी बिगड़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से तुर्की की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ गई थी, सामाजिक अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। तो इससे ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि आज भी अगर इंडिया के अंदर आप देखोगे तो वक्फ बोर्ड सरकार के बाद, सरकारी ज़मीन के बाद ना आपके अडानी के पास ज़्यादा ज़मीन है, ना अंबानी के पास ज़मीन, ना ही किसी भी व्यापारिक बिजनेसमैन घराने के पास ज़मीन है। सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो है साथियों मुस्लिम के वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है इस्लाम का, उसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, डोनेट की गई थी, प्राचीन काल से चला आ रहा है, मुगल काल से चला आ रहा है ये वक्फ बोर्ड वाला सिस्टम। ठीक है, डोनेट करके उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन इकट्ठी हुई, और बाद में कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा गांधी ने उसको रजिस्टर वो दे दिया, एक अधिकार दे दिया, उन ज़मीनों को उन्हीं का ही कब्जा दे, सरकारी रूप से कब्जा दे दिया उन्हीं का। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास, और वक्फ बोर्ड का कानून अलग है, उसकी संपत्ति को छीना नहीं जा सकता, कब्जाया नहीं जा सकता, बहुत क्रिटिकल कानून है उसका, बताते हैं। तो ये था अधिक भू क्षेत्र प्रदान किया जाए खलीफा को, मांग थी लोगों की, इस्लाम जगत के लोगों की ब्रिटिशर्स के थ्रू। एक मिनट यार, हाँ ठीक है, मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रखा आज मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है यार, थोड़ा नॉर्मल मैनेज करके चलना, आराम से चलेंगे। ठीक है, आगे क्या हुआ, खिलाफत कमेटी 1919 के अंदर साथियों अब खिलाफत कमेटी बना दी गई लोगों ने। कुछ लीडर्स इस्लामिक जगत से लेकर के आए और रूढ़िवादी से दूर होकर के जो प्रोग्रेसिव लोग थे कुछ, उन्होंने मिलकर खिलाफत कमेटी बनाई, खिलाफत समिति बना दी। कौन कौन लोग थे उनमें से, वो एक थे अली बंधु, दो भाई थे साथियों जिनको अली बंधु बोला गया, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी, ये चार मेजर फाउंडर मेंबर थे खिलाफत कमेटी के। ठीक, और भी लोग थे इनके साथी और सहयोगी, लेकिन ये चार मेन थे। इन्होंने मिलकर के खिलाफत कमेटी की शुरुआत कर दी थी यहाँ से। नवंबर 1919 के अंदर क्या हुआ, अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था दिल्ली के अंदर खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था दिल्ली के अंदर। पहले छोटी कमेटी बनाई गई थी, फिर कमेटी बढ़ा दी, पूरा दायरा बढ़ा दिया गया था, पूरे देश के अंदर छोटी छोटी कमेटियाँ बना दी गई थी, और फिर एक सेंट्रल कमेटी बनाई गई, केंद्रीय अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, केंद्रीय अखिल भारतीय खिलाफत समिति कह सकते हैं आप उसे। ठीक है, तो उसका सम्मेलन दिल्ली में हुआ था नवंबर 1919 के अंदर। उसमें क्या मांगी थी, उसमें क्या फैसला लिया गया साथियों, कि सरकार के साथ असहयोग करना है हमने, कि सरकार के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करना है, ये यहीं से ही। देखिए सर तो क्या होगा अब आपके साथ में, आपका दो चीज़ें चलेंगी, खिलाफत मूवमेंट, असहयोग, दोनों साथ साथ चलेंगे अब आपके। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन, मुस्लिम लीग के अधिवेशन, खिलाफत कमेटी का अधिवेशन, ये भी तीनों साथ साथ चलेंगे। तो आपने तीनों का मैनेज करना है, मिक्सअप नहीं करना है, अलग अलग समकालीन चलेंगी ये चीज़ें आपकी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, अवेयर रहना इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने।
तो क्या किया यहाँ पर, क्या घोषणा की इन्होंने, अखिल भारतीय क्या बोलते हैं खिलाफत कमेटी ने, सरकार असहयोग, सरकार का हमने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करना है किसी भी कार्य में। सरकारी मशीनरी को सपोर्ट नहीं करना है, चाहे सरकारी नौकरियां हो, चाहे सरकारी गतिविधियां हो किसी प्रकार की, और विदेशी सामान का बहिष्कार, वही जैसा जो कि क्या बोलते हैं आपका 1905 के बंग आंदोलन के अंदर हुआ था, स्वदेशी आंदोलन के अंदर भी यही हुआ था, वहीं से प्रेरणा लेते हुए इन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, विदेशी सामान का, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये घोषणा की इन्होंने। अब खिलाफत और कांग्रेस के साथ क्या सम्मेलन समझौता साथियों, वो देख लेते हैं। अब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ साथ चलने वाले थे। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक ये रूप बन सकता है, क्योंकि देखिए तो क्या हुआ था कि मुस्लिम कुछ लोग हिंदू महासभा का 1915 में गठन होने के बाद में, और ये वो तो खैर बाद में आएगा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान कि मुस्लिम कटने लग गए थे आंदोलन से, मुस्लिम दूर होने लगे थे, क्योंकि हिंदूवादी प्रतीकों का प्रयोग ज़्यादा किया था। तिलक जैसे नेताओं ने शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, ओम है, स्वास्तिक, हर हर महादेव, जय श्री राम जैसे कि आजकल है, तो इन चीज़ों से हिंदू प्रतीक और नारे कुछ ऐसे हो गए, इससे मुसलमान धीरे धीरे कटने लगे थे आंदोलन से। क्योंकि मुसलमान कटने लगे तो पब्लिक कम होगी, तो पब्लिक को ज़्यादा भागीदारी बहुत ज़रूरी है हमारी, ध्यान दीजिए, भागीदारी बहुत ज़रूरी है हमारी सभी समुदायों की, सभी देशवासियों की। बिफोर एनी कास्ट एंड रिलीजन एवरी पर्सन इज द इंडियन, ये थ्योरी लेकर के गांधी जी चले थे। तो गांधी जी ने चाहा कि सभी लोगों को सहयोग होना चाहिए उसके अंदर, तो गांधी जी सपोर्ट करना चाहते थे इसको, खिलाफत मूवमेंट को। आगे क्या हुआ, तिलक की कुछ शंकाएं थी, बाल गंगाधर तिलक कुछ शंकित थे कि पता नहीं ये आंदोलन ऐसा ना हो कि हमारे से हाथ में छिड़क करके खिलाफत आंदोलनकारियों के हाथों में चला जाए आंदोलन का कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन गांधी जी ने चूंकि उनको समझाया और फिर उन्होंने समर्थन दे दिया खिलाफत आंदोलन को, गांधी जी ने समझाया और हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए समर्थन दे दिया था फिर उन्होंने कांग्रेस को, और कांग्रेस समर्थन दे दिया था खिलाफत मूवमेंट को। यहाँ से फिर खिलाफत आंदोलन आगे चला था साथियों, दोनों मिलकर के चले थे। आगे क्या हुआ, और फिर आगे मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया इस मामले में, मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया था खिलाफत आंदोलन के मामले में। ठीक है, फरवरी 1920 के अंदर वायसराय से एक मुलाकात की साथियों, एक ज्वाइंट प्रतिनिधिमंडल ने सभी पॉलिटिकल संस्थाओं के नेताओं ने, ज्वाइंट प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय के साथ मुलाकात की और वायसराय को अपने मांगों से अवगत कराया, लेकिन वायसराय ने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो कोई एक्शन नहीं लिया इसने। गांधी जी ने मांग की थी यहाँ पर असहयोग की कि अगर आप हमारी मांगे नहीं मानोगे तो हम आपके साथ असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। गांधी जी ने ये कहा, वायसराय को नहीं मानी उन्होंने। आगे क्या हुआ, मई 1920 है, 5वां महीना, ये महीना है, मई 1920 में क्या हुआ, सेब्रिज की संधि हुई तुर्की के साथ में, एक संधि हुई, एक एग्रीमेंट हुआ, तो सेब्रिज एग्रीमेंट बोलते हैं, सेब्रिज की संधि बोलते हैं। इस संधि के थ्रू ब्रिटिश ने तुर्की को 2 हिस्सों में बांट दिया, तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा को उसे पद से हटा दिया। लोगों में रोष फैल गया, तुर्की का विभाजन कर दिया गया। इसके बाद जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, यहां से ये घोषणा कर देते हैं आंदोलन की। ठीक है, आगे जब ये घोषणा, ये घोषणा करने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं इसका, गांधी जी आपके ये ऐसे आंदोलन, उससे पहले ही 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है साथियों, अचानक से 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है। तो देश सारा शोक में डूब जाता है, क्योंकि तिलक का प्रभाव मध्य भारत के अंदर बहुत ज़्यादा, महाराष्ट्र, आज का क्या बोलते हैं आपका मध्य प्रदेश, आज का महाराष्ट्र, ये जो क्षेत्र है पूरा वेस्टर्न साउथ का, ये पूरा इसके ऊपर तिलक का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो यहाँ के लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं तिलक की मृत्यु की वजह से, तो धक्का पहुँचता है इस आंदोलन को। आगे फिर क्या होता है, 31/8/1920 को खिलाफत समिति 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति असहयोग आंदोलन की घोषणा कर देती है। गांधी जी के समर्थन से
गांधी खिलाफत समिति अपना लीडर गांधी जी को मान लेते हैं और गांधी जी घोषणा करते हैं असहयोग आंदोलन की। क्या बोलते हैं आपका, अगस्त 1920 के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होती है अगस्त 1920 के अंदर, आपकी असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या होता है, सितंबर 1920 के अंदर कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, यहाँ पर सरकारी बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है कि सरकारों का बहिष्कार करना शुरू कर दो। तो लोगों ने सरकार तमगे अपने पदक वापस लौटा देते हैं, सरकार का बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। लोग स्कूल और कॉलेज के छात्रों, जो सरकारी स्कूल है उनका बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। नौकरी से त्यागपत्र देना शुरू करते हैं। वकील होते हैं, वकालत से त्यागपत्र देते हैं, जिनमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी को तो खैर बात ही लगती हो, तो लीडर थे ही। ये लीडर जो थे उन्होंने वकालत त्याग दी थी इस आंदोलन में। और न्याय जो कोर्ट जुडिशरी सिस्टम के माध्यम से मिलता था, पंचायतों का दोबारा पुनर्गठन किया गया पंचायतों के माध्यम से, और पंचायतों को कहा गया कि पंचायतें ही न्याय करेंगी। जैसे कि आज भी होता है, हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा होता है साथियों। क्या होता है, खाप पंचायतें होती है। खाप पंचायत बोले तो पंचायतों का एक समूह होता है, कुछ गाँवों का समूह होता है, उसमें 20 गांव, 30 गांव, 50 गांव, 84 गांव या 360 गांव, 350 गांव की खाप पंचायत बोल देते हैं। ग्रुप पंचायतें होती है, वो फैसला लेती है बड़े मुद्दों के ऊपर। बाद में बजाय कि कोर्ट कचहरी चक्कर काटने थे, पंचायतों का राज में मुद्दे वहीं के वहीं सोल्व कर लिए जाते हैं। और ज़्यादातर मामलों में डिसीजन अच्छे होते हैं। कुछ मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो न्यायिक प्रक्रिया बहुत आसान होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तुरंत न्याय मिलता है। कोर्ट कचहरी का सिस्टम के बजाय हमारे अपने यहाँ पे पूरे भारत में न्यायिक व्यवस्था पंचायतों के माध्यम से चलती थी। गाँवों के अंदर 7 लाख से ज़्यादा गाँव हैं, साथ ही ध्यान दीजिए। ठीक है, और गाँव का मामला गाँव में ही सुलझा लिया जाता है। कचहरियों में हाँ, एक बात और याद आ गई कि ब्रिटेन के लोग जब ये न्यायिक व्यवस्था डेवलप की थी ना साथ, कोर्ट सिस्टम डेवलप किया था, कलकत्ता कोर्ट वगैरह डेवलप किया था इन्होंने, तो वहाँ पर कोई सुनवाई करने के लिए लोग जाते नहीं थे। ध्यान दीजिए, ये बात की उन्होंने ज़बरदस्ती ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया कि आज 40 लाख से ज़्यादा मुकदमे साथियों पेंडिंग चल रहे हैं। 4 लाख जज नहीं हमारे पास पूरे देश के अंदर। पॉपुलेशन 1 अरब 40 करोड़ को क्रॉस कर गई हमारी पॉपुलेशन। 4 लाख जज नहीं है हमारे पास, मैजिस्ट्रेट नहीं है मुकदमों की सुनवाई करने के लिए। 40 लाख से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं। यही कारण है कि न्याय में लेट होता जा रहा है। और वहाँ पर साथियों हमेशा ध्यान रखना, फैसले मिलते हैं जुडिशरी सिस्टम में, न्याय बहुत कम मिलता है। यही कारण है कि लंबा चलता है। सेशन कोर्ट में जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, फिर आप हाई कोर्ट में जाओ राज्य के, और उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ। तो ये बहुत लंबी और खर्चीली प्रक्रिया है, सालों लग जाते हैं, आदमी खत्म हो लेते हैं, न्याय नहीं मिलता। तो पंचायतों का गठन किया, पंचायतों को बोला गया कि न्याय व्यवस्था कोर्ट कचहरी में जाने के बजाय आप पंचायतों में अपने मुद्दों को सुलझा लो, ज़्यादा अच्छा होता है। विधान परिषदों का बहिष्कार कर दिया। साथ ही विधान परिषद बोले तो जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ 1919 के एक्ट के अंदर है, प्रांतों में विधान परिषदें गठित की गई थी और उनको अधिकार दिए गए थे, इंडियंस की भागीदारी की गई थी उनके अंदर। उन प्रांतीय परिषदों का भी बहिष्कार कर दिया गया। और विदेशी वस्त्रों और विदेशी सामान का होली जलाई गई। ठीक है, खादी को बढ़ावा दिया गया। सबको पता है खादी बाद में तो अनिवार्य कर दी गई थी, खादी पहन करके ही आना, कांग्रेस का सदस्य बनना है तो खादी कंपलसरी कर दी उनके लिए। और चरखा चलाओ भाई साहब, चलाओ चरखा। एक बात बताओ वैसे आपका, चरखा चलाना गांधी जी का मॉडल था। इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल जो लेकर गए थे वो थॉट था सुभाष चंद्र बोस का। क्योंकि वो रसिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, रसिया और जर्मनी के अंदर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वो समाजवाद से। वो वैसा ही समाजवाद यहाँ डेवलप करना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस। अफसोस उनकी हटा दिया गया उन्हें रास्ते से। अनुज धर, गूगल पे जाना, टाइप करना अनुज धर अबाउट सुभाष चंद्र बोस। अनुज धर अबाउट सुभाष चंद्र बोस। अनुज धर एक राइटर हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा अनुज धर के बारे में। उन्होंने बुक्स भी वगैरह भी लिखी हैं, यूट्यूब उनकी वीडियोस मिल जाएंगे आपके, आप देख सकते हो, आपको सारा फंडा पता लग जाएगा। 3 थ्योरियाँ लेके चले थे वो। एक सुभाष चंद्र बोस का मामला, उससे पहले उन्होंने मामला उठाया था आपका क्या बोलते हैं शास्त्री जी का,
लाल बहादुर शास्त्री और उससे पहले सुभाष चंद्र बोस, दोनों की ही डेथ जो है मिस्ट्री हो गई थी, मतलब रहस्यमय मृत्यु हुई इन दोनों की शख्सियत की, और जो इन सरकारों ने भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। पता नहीं कितनी सरकारें आई हो गई, ठीक है, तो वो देख लेना, पता लग जाएगा। बाकी जब आएगा फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी आपको। अच्छा, तो ये चरखा चला दिया इन्होंने, गांधी जी ने चरखा चलाना शुरू कर दिया। अहिंसा को सर्वोपरि माना इन्होंने। गांधी जी ने कहा कि सब कुछ को मैं झेल सकता हूँ, लेकिन आंदोलन के अंदर अहिंसा को मैं नहीं झेल सकता, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद को मैं नहीं झेल सकता, ठीक है। और दिसंबर 1920 के अंदर नागपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। उसमें घोषणा की जाती है स्वराज की। स्वराज को प्राप्त करने के लिए हम हर वो चीज़ अपनाने को तैयार हैं, शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने के लिए तैयार हैं, गांधी जी ने घोषणा की, ठीक। और जन संघर्ष की सहभागिता, जनता को जोड़ा गया आंदोलन के साथ में। गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है आम जनता को, आम नागरिक को आंदोलन के साथ जोड़ने में। इससे पहले बहुत आंदोलन हुए थे साथियों, याद दीजिए, लेकिन जितना महात्मा गांधी ने लोगों को जोड़ा उतना किसी ने नहीं जोड़ा। ये फैक्ट है, ये सच है, आप इसे मानो या ना मानो, लेकिन है सच, ठीक है। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी बना दी गई एक है, CWC आज भी चल रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। जो फैसला लेती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी लेती है, हालांकि उसका कोई मानता नहीं है, आज कोई नहीं मानता उसकी। क्यों? राजमाता की चलती है वहाँ पर, राजकुमार की चलती है, चाटुकारिता वाला सिस्टम चल गया है कांग्रेस के अंदर। यही कारण है कि कोई मेन लीडर नहीं आ पा रहा कांग्रेस के अंदर से, मानते नहीं है लोग, इसी कारण पार्टी खत्म होने कगार पर जा रही है। इंडिया की सबसे बड़ी पुरानी प्राचीन पार्टी। तो कांग्रेस CWC को गठन किया गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया गया। कांग्रेस कमेटी को बोला गया कि डेली के रूटीन की कार्यप्रणाली जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी देखेगी। डेली के जो कार्यकलाप है, प्लानिंग व्लानिंग जो भी करना है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी करेगी। और कुछ सदस्यों को नॉमिनेट कर दिया गया, उसका सदस्य बना दिया गया है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। कांग्रेस की और कांग्रेस की समितियाँ बनाई गई, जगह जगह अलग अलग समितियाँ बनाई गई, अलग अलग प्रांतों में, स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे भी सूटेबल हुआ प्रांतीय कमेटियाँ, और क्या बोलते, समितियाँ बनाई गई, कमेटियाँ बनाई गई, ठीक है। और क्या हुआ, और हाँ, सदस्यता की फीस दी गई, लागू की गई कि भाई कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए फीस है। कितनी फीस थी? 4 आना मात्र, केवल कितने? केवल 4 आना फीस रखी गई उसकी। 4 आना बोले तो आज की चवन्नी कह सकते हैं आप, 25 पैसे। इससे पहले रुपया, आज रुपया 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उस समय 1 रुपये में इससे पहले 64 पैसे होते थे। कैसे होते थे? 4 चवन्नी में, 4 चवन्नी का 1 रुपया हो गया। बताता हूँ आपको, 4 आना कहाँ बताऊँ, यहीं बता देता हूँ, 1 मिनट यार, दिखाई पड़ेगा ना आपको, यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। 4 चवन्नी, 4 आना, ठीक है। 1 आना 20 पैसे का होता था साथियों, सॉरी 16 पैसे का। 1 आना में 16 पैसे होते थे, तो 16 चौका 64, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 64 पैसे आ जाएगा। 64 पैसे का बराबर 1 रुपया होता था, 64 पैसे का। 1 रुपये में 64 पैसे होते थे पहले, अब 100, बाद में फिर 1 रुपये में 100 पैसे कर दिए गए। ये ब्रिटिशर ने आकर के इसको मैनेज किया, ठीक है। तो ये 4 आना की फीस रखी गई थी, और ये इस तरफ का हमारा साथ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा पानी लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन पे चलेंगे। हाँ, तो ये हमारा पोर्शन साथ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद इस वाले पोर्शन पे चलेंगे, यहाँ पे देखते हैं अब आगे क्या हुआ था। अब आगे क्या हुआ कि कांग्रेस को गतिविधियों से कुछ लोगों की नाराज़गी हो गई, कांग्रेस की गतिविधियों से कुछ लोगों की नाराज़गी हो गई, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस को त्याग दिया। कौन कौन थे? कांग्रेस को छोड़ दिया। किन किन लोगों ने छोड़ी?
मोहम्मद अली जिन्ना अब तक साधु कांग्रेस के साथ में सपोर्ट में काम करते रहते। ये दोनों ही पार्टियों के मेंबर थे, मुस्लिम लीग के भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी, ठीक है। तो लेकिन बाद में ये जब लंदन गए थे, इंग्लैंड जब गए थे, वहाँ से आने के बाद इनके विचारों में परिवर्तन हो गया धीरे धीरे करके, और ये झुकाव होता गया इनका मुस्लिम्स की तरफ, और इन्होंने कांग्रेस से दूरी बनानी शुरू कर दी। और बाद में कांग्रेस वालों ने क्या कर दिया कि एक डिसीजन ले दिया, नियम बना दिया कि आप एक बार में एक ही पार्टी सदस्यता ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप कांग्रेस में रहिए या फिर आप मुस्लिम लीग में रहिए, या जिसमें भी रहना, आप एक में ही रह सकते हो, आप एक साथ दोनों तीनों पार्टियों में नहीं रह सकते। तो जिन्ना ने त्याग पत्र दे दिया और वो प्रॉपर तरीके से मुस्लिम लीग के साथ काम करना शुरू कर दिया। पहले वो उदारवादी थे, बाद में फिर रूढ़िवादी बनते चले गए साथियों, और वहीं से बाद में फिर आगे निकली टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत, और एनी बेसेंट ने भी छोड़ दी। क्या बात है, एनी बेसेंट कितनी प्रमुख लीडर थी, होम रूल आंदोलन बहुत बड़ा था इनका। जीएस कापाडे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे साथियों उदारवादियों के, और इन्होंने फिर गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल क्या बोलते हैं इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, नोट कर सकते हैं आप लोग, इसका गठन कर दिया था। और ये अपने इसी मूवमेंट को आगे चलाते रहे थे, और कांग्रेस में फिर ये नहीं आए, राष्ट्रीय आंदोलन से इन्होंने किनारा कर लिया, इन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अब इस आंदोलन का प्रचार प्रसार कहाँ तक हुआ साथियों, वो देखते हैं हम। प्रचार प्रसार के लिए साथियों स्कूल खोल ले गए, सरकार स्कूलों से हट गए लोग, अब स्कूलों में पढ़ाई तो चाहिए। फिर क्या हुआ, लोगों ने अपने बलबूते पे राष्ट्रीय स्कूलों का निर्माण शुरू कर दिया। पब्लिक स्कूल नहीं थे आज के जैसे, प्राइवेट स्कूल अलग थे, राष्ट्रीय स्कूलों की बात हो रही है। सरकारी स्कूल अलग थे, सरकारी स्कूल, पब्लिक स्कूल और राष्ट्रीय स्कूल। अब राष्ट्रीय स्कूल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि सरकारी स्कूलों से बंद कर दी, सरकारी स्कूल कॉलेज में जाना लोगों ने बंद कर दिया था, ठीक है, स्टूडेंट्स ने। तो राष्ट्रीय स्कूल निकल के आया। उस समय की राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की संख्या थी लगभग 800। कितने थे स्कूल राष्ट्र कॉलेज, 800 राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज इन्होंने, जिनके अंदर स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। और लीडर कौन कौन थे, सीआर दास, चित्तरंजन दास, आचार्य नरेंद्र देव, लाला लाजपत राय और जाकिर हुसैन, ये लीड किया इन्होंने, किसको, आंदोलन को लीड किया। और सुभाष चंद्र बोस तो साथ प्रिंसिपल बन गए थे, आचार्य बन गए थे, सुभाष चंद्र बोस प्रिंसिपल बन गए थे कलकत्ता कॉलेज के। क्या बात है, सुभाष चंद्र बोस टॉपर थे अपने समय के आईसीएस के। आईसीएस बोले तो इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको आज आप यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको आज आप कहते हैं, उस समय का आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस था। उससे पहले भी आईसीएस था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज था। बहुत लंबा चरण चला है ये, ठीक है। कलकत्ता कॉलेज हो गए। अब फिर तिलक की मृत्यु के बाद तिलक के नाम पे तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया, तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया। उसका अमाउंट एक निश्चित वो रखा गया, इसके क्या बोलते हैं, टारगेट रखा गया कि इतना अमाउंट हमने इकट्ठा करना, लेकिन लोगों ने इतना दान दिया, इतना डोनेट किया उसको, इतना चंदा इकट्ठा हो गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये इकट्ठा हो गया बहुत कम समय में। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लोगों के लिए। कितना फंड इकट्ठा हुआ, 1 करोड़ से भी ज़्यादा। आगे क्या हुआ, जुलाई 1921 के अंदर मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन के अंदर क्या होता है, अली बंधु जो होते हैं वो घोषणा करते हैं, अली बंधु जो इसके लीडर होते हैं मुस्लिम लीग के, घोषणा करते हैं कि मुसलमानों को, कहते हैं कि मुसलमानों का सेना में बने रहना हराम है, धर्म के अनुसार ठीक नहीं है, मुसलमानों को त्याग पत्र दे देना चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए सेना से। और लोगों ने दिया, मुस्लिम समाज के लोगों ने लीग की बात मानी और सेना से बहुत सारे लोगों ने त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया सेना से, ठीक है। और इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ब्रिटिशर ने अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लेकिन अली बंधुओं को। और गांधी जी ने इसका समर्थन किया, गांधी जी ने इसका समर्थन किया कि आर्मी तो यार फिर वो अपने हिसाब से मैनेज करेगी, बात भी सही है, छोड़ो क्या जरूरत, अपने संगठन में अपना आंदोलन हम खुद करेंगे, खड़ा करेंगे। तो लोग आए, लोगों ने त्याग पत्र दे दिया, गांधी जी ने समर्थन किया इसका। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का दौरा हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स का यात्रा पर आए थे साथी, प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि राजकुमार थे इंग्लैंड के, वो यात्रा पर आए थे, उनका जगह जगह विरोध किया, आंदोलनकारियों ने उनका विरोध किया। आगे दिसंबर 1921 के अंदर कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ, जहाँ पे इस आंदोलन को और बढ़ाया गया। आगे 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा करी
कि यदि मांगे थी कि यदि आप हमारे राजनीतिक जो बंदी बना लिए गए उनको रिहा करो, प्रेस के ऊपर जो आपने सेंसरशिप थोपी गई है, प्रेस का जो बाउंडेशन कर दिया गया है, जो रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए उनको हटा लो, अदरवाइज हम सत्याग्रह करेंगे। घोषणा की थी उन्होंने, अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, सत्याग्रह करेंगे और आंदोलन करेंगे सत्याग्रह का। सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का प्लान था गांधी जी का यहाँ पर। कब? 1 फरवरी 1922 को घोषणा कर दी थी मैंने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की करना चाह रहे थे, हुआ नहीं था, होगा 1930 के अंदर, वो बाद में आएगा, जो नमक आंदोलन चलेगा, दांडी यात्रा चलेगी, तब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन वो अलग है। अभी हम यहाँ पे 1920-22 में चल रहा है मामला। टाइम पीरियड का बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, टाइम को मैनेज किया करो। क्या है यार ये? सारे कारपेंटर बनेंगे और कुछ काम नहीं रह गया। खैर ठीक है, तो हम यहाँ पर हैं अभी। बंदियों को रिहा नहीं करोगे, प्रेस के ऊपर से नियंत्रण नहीं हटाओगे तो हम आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने घोषणा कर दी। कौन सा आंदोलन? सत्याग्रह करेंगे हम, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे हम। लेकिन किया नहीं था, क्यों? क्योंकि उससे जो पहले ही चोरा चोरी कांड हो गया था। चोरा चोरी कांड हो गया था। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया। ये जो आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, अपने पीक पे चल रहा था उस समय। लोग नहीं सुधरेंगे यार, क्या करें। असहयोग आंदोलन अपने पीक पे चल रहा था, लोगों का गुस्सा उफान पे चल रहा था, जगह जगह हड़तालें हो रही थी, जगह जगह विदेशी कपड़ियों को होली जलाई जा रही थी, बहिष्कार किया जा रहा था, बहुत ज़बरदस्त, पूरा देश में बहुत अच्छा माहौल बन रहा था। लेकिन एक घटना घटी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर, उस समय का संयुक्त प्रांत, ध्यान दीजिए, उस समय का संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जनपद, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं आप, जहाँ से कि ये सीएम है ना आपके योगी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वहीं के सीएम, उन्हीं के क्षेत्रों में, गोरखपुर में उसी समय कांड हुआ था। चोरा चोरी नाम का एक गांव था, वहाँ पर आंदोलनकारी अपना वो कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, भीड़ उग रही थी, पुलिस वाले उन्हें आंदोलन करने से मना कर रहे थे। झड़प हो गई पुलिस वालों की और आंदोलनकारियों में, झड़प हो गई, पुलिस वालों को गोली चलानी पड़ी मजबूरन अपनी सेफ्टी के लिए, तो उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। भीड़ ने उग्र रूप ले लिया और पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वाले थाने में घुस गए। थाने के अंदर लोगों ने बाहर से बंद करके आग लगा दी। जो भागना चाहा उनको पीट पीट कर मार दिया। इस कांड में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जीवित जल करके मर गए। ब्रिटिश तो थे नहीं, ये है ना, हमारे लोगों ने हमें मारा साथियों, ध्यान दीजिए, हमारे लोगों ने हमें मारा है, इतिहास गवाह इस चीज का। ठीक है, तो क्या हुआ? चोरा चोरी कांड हुआ। इसमें गोरखपुर के यूपी के अंदर पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके अंदर 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई है, जिंदा जल करके उनकी डेथ हो गई थी। इंडियन ही थे यार, सीधी सी बात है, ब्रिटिशर थोड़ी रोकने के लिए आएंगे। तो आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने इस घटना को देखते हुए कि अभी उनको लगा कि ये मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गांधी जी के खुद के वचन है, ये बोल है उनके। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, आंदोलन को वापस ले लिया, आंदोलन को स्थगित कर दिया। उस समय के लीडर जो जेल के अंदर थे, कांग्रेस के लीडर, वो भी हैरान रह गए गांधी जी के इस फैसले से कि जब पूरा फुल मूवमेंट पे चल रहा है आंदोलन, हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं हमारे, लोग भूखे रह करके आंदोलन कर, आप संघर्ष हुआ, आप वह आंदोलन को वापस क्यों ले रहे हो? लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने अपनी बात पर वो गांधी जी अड़े रहे। लोग खिन्न हो गए इस बात से, गांधी जी से विचार नहीं मिले कुछ लोगों के। और अब मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, 6 साल के लिए इनको भेज दिया जेल में, जेल में भेज दिया गांधी जी को। वहां पर आंदोलन खत्म, मामला ठंडा हो गया। फिर इसके बाद में 1922 में साथ फिर खिलाफत आंदोलन भी, खिलाफत मूवमेंट भी खत्म से हो गया, मृत प्राय हो गया, कोई वजूद बचा नहीं उसका। क्यों? क्योंकि नवंबर 1922 के अंदर वहाँ का जो लीडर था, तुर्की का लीडर था, उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। उसने पब्लिक के साथ मिलकर के विद्रोह कर दिया, जन विद्रोह कर दिया वहाँ के खलीफा के खिलाफ, सपोर्ट ब्रिटिशर्स की। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? फिर
खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, खलीफा का पद ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए। 1922 में पूर्ण कुछ समय के लिए 1922 में ख़त्म किया, फिर 1924 के बाद वो प्रॉपर तरीके से बैन लगा दिया और तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया, राजशाही ख़त्म कर दी। राजा का बेटा राज से जो खिलाफत चली आ रही थी ना पीढ़ी दर पीढ़ी, वो ख़त्म कर दिया और वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी का निर्माण कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो ये था 1919 से 1922 के टाइम पीरियड की मेन घटनाएं। असहयोग आंदोलन आपका और खिलाफत मूवमेंट आपकी। एक पॉइंट बच जाता है यहाँ पर, वो है मोपला कांड। 1921 के अंदर मालाबार तट केरला के अंदर हुआ था, वो आपने पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिहाद का नारा दिया गया था, जिहाद करेंगे। कुछ रेडिकल मुस्लिम्स ने उनका लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया कि हमें तो जिहाद समय आ गया है, अब जिहाद करना है और अंतिम लड़ाई लड़नी है। तो लोग उगड़ गए, तलवारों से काटा गया, हजारों की संख्या में लोगों को मार दिया गया मालाबार तट पे केरला के अंदर। मोपला नरसंहार बोला गया उसको, वो आप देख लें, डिटेल के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर साथ कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। यहाँ तक का कोई सवाल, कोई समझता कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, यहाँ सब लाइव पूछ सकते हैं, वीडियो में समझ में ना आए टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो हिस्ट्री NTA UGC नेट करके फिलर फॉर्म करके डालोगे, आ जाएगा चैनल का नाम, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए साथियों अगली वीडियो फिर मिलेंगे नए जोश और नई जून के साथ में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।